ऑन हुआ? यस। ओके। टीसीएम की ओरिजिन की बात चल रही थी, उससे पहले मैंने ये बताया कि येलो एम्पायर ने आपके मेरिडियन पाथवे, जो कि बॉडी के अंदर, आपके अंदर ऑलवेज एनर्जी फ्लो होता रहता है। ठीक है, 1 मिनट। यस, आपके शरीर के अंदर हम लोग थोड़ा सा, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडिया की ओरिजिन है और इसका उदाहरण मैंने ये बताया कि महाभारत में बानों की सैया पे लेटे थे और वो इच्छा मृत्यु को प्राप्त थे। उनका नाम जरा चैट बॉक्स में लिखेंगे अगर जो लोग महाभारत में जानते होंगे। भीष्म पितामह। आप लोग चैट बॉक्स में एक्टिव होइए। यस, भीष्म पितामह वो इच्छा मृत्यु को प्राप्त थे। ओके, सो क्यों ऐसा था? क्योंकि उनके, हर किसी के, उनके बॉडी के अंदर नहीं, वो एक उदाहरण दिया जा रहा है ना। ये आपका शरीर, है ना, ये शरीर आपका बैक साइड। ओके, आपके शरीर में जो टीसीएम की एनर्जी फ्लो है ना, हम यहाँ पे थोड़ा सा ना किस तरह से आपके शरीर में मेरिडियन पाथवे, पहले ये समझना होगा व्हाट इज मेरिडियन, है ना। व्हाट इज मेरिडियन, आज बिल्कुल बेस की बात चलेगी, फिर 5 एलिमेंट्स की बात चलेगी, क्योंकि आगे का क्लासेस, है ना, विकास सर लेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग बेस को क्लियर करेंगे, थोड़ा सा इसके प्रति टीसीएम आप पढ़ेंगे भी और बहुत डिटेल ट्रीटमेंट भी करेंगे। जो लोग जितना गहराई तक इसे समझेंगे वो लोग उतनी अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल बना पाएंगे, है ना। लेकिन वो बहुत, व्हाट इज मेरिडियन, एक ऐसा, व्हाट इज मेरिडियन, हिंदी इसका क्या हुआ, मेरिडियन का हिंदी ऊर्जा प्रवाह पथ। एक ऐसा, एक ऐसी राह, एक ऐसा पथ जो फिक्स है, ठीक है, जहां ऊर्जा लगातार बहती रहती है और उस ऊर्जा प्रवाह पथ में फिक्स पॉइंट्स होते हैं जो इधर उधर नहीं हो सकते। एक फिक्स पॉइंट्स होते हैं उस ऊर्जा प्रवाह पथ में, और उसी ऊर्जा से हमारे शरीर में पंच तत्व बैलेंस रहता है। इसी मेरिडियंस में एनर्जी फ्लो होता रहता है ना। इसी की एनर्जी में गड़बड़ी होने के कारण आपके शरीर के अंदर बीमारियां आती हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, अब मैं एक बात कर रही थी कि मेरिडियंस, जिसकी खोज किसने की, येलो एम्पायर। ठीक है, ये चाइनीज बुक्स वगैरह में मिल जाएगा आपको, टीसीएम की बुक्स, है ना, धीरे धीरे आपके ग्रुप में सेंड होगी। आपकी बैक साइड यानी यांग साइड, है ना, एक्यूप्रेशर में बैक को क्या कहते हैं, यांग साइड। यांग साइड कंटिन्यू ऊर्जा का प्रवाह हाथ से क्या पैर की ओर होता रहता है ना, इस तरह से। 1 मिनट, रेड कलर, इस तरह से हाथ से एनर्जी आती है और पैर को निकल जाती है ना, रिसीविंग।
हाथ से एनर्जी आती है और पैर को निकल जाती है। बैक साइड, सॉरी, है ना, इस हाथ को मैं ऊपर कर दे रही हूँ। हाथ से ऊर्जा आती है यांग साइड और पैर को निकल जाती है। ऐसा कभी आपको महसूस होता है क्या कि ऊर्जा इस तरह से हमारे बॉडी में कंटिन्यू बहते रहती है? शायद नहीं, लेकिन ये लगातार होता रहता है। और बैक साइड जो कंटिन्यू एनर्जी फ्लो, ये एनर्जी फ्लो जो आप देख रहे हैं, है ना, ये कंटिन्यू अभी भी चल रहा है। और महाभारत में जो भीष्म पितामह बानों की सैया पे लेटे थे, इसी आगे पढ़ेंगे बैक्सू पॉइंट्स, इसी बैक्सू पॉइंट्स पे एक्यूपंक्चर किया हुआ था, जिससे कि हमारा क्या जल तत्व बॉडी के अंदर बैलेंस था। और जल तत्व जब बैलेंस होता है तो क्या, जल क्या है, आपके जीवन की शक्ति कंटिन्यू बढ़ाने के लिए काफी है। आप पानी के ऊपर कई दिन लगातार रह सकते हैं पानी पी करके, ठीक है। सो बैक साइड इस तरह से आपके शरीर के अंदर ये मेरिडियन पाथवे बहती रहती है, इस तरह से एनर्जी बहती रहती है। और इसे किसने देखा? येलो एम्पायर, ठीक है। ये तो हुई बात यांग साइड की, लेकिन इन साइड, फटाफट इन साइड यानी आपने फ्रंट, फ्रंट साइड को अपने कॉपी में ड्रॉ करेंगे। सब लोग कॉपी पेन आई हो लेकर के बैठे होंगे, है ना। टीसीएम की क्लासेस बहुत ही, है ना, थ्योरी बेस्ड होती है, देन हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। यानी कि जस्ट क्या, उल्टा, सॉरी, जस्ट उल्टा। कहां से किधर जाएगा ड्राइंग, अपने कॉपी में, है ना, फटाफट उसको क्रिएट करेंगे। जस्ट उल्टा, यानी कि पैर से हाथ की ओर, है ना, यानी अर्थ टू, यस, जिन्होंने लिखा अर्थ टू स्काई, है ना, सो बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि पैर से एनर्जी आपने रिसीव की, इसे इनसाइड कहते हैं, इनसाइड। बैक साइड को यांग साइड, फ्रंट को इनसाइड, ठीक है। पैर से ऊर्जा रिसीव होते हुए हाथों को निकल जाती है ना। पैर से ऊर्जा रिसीव होते हुए हाथों को निकल जाती है। इस पॉइंट्स को हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रंट मूव पॉइंट्स पढ़ेंगे टीसीएम में। अगेन एक एक एनर्जी ऑलवेज ऑलवेज वर्टिकल बहती रहती है, जो हमारे क्या पूरे चक्र एनर्जी, है ना, जो लोग योगा से यहाँ जुड़े हुए होंगे, है ना, जो लोग योग कराते हैं वो चक्र को समझते हैं। टीसीएम में भी रिसर्च चक्र के ऊपर चल रहा है ना। सो एक सेंटर एनर्जी ऑलवेज नीचे से ऊपर की ओर बहते रहती है, ये आगे भी और पीछे भी। ये हमारी बॉडी की एनर्जी है, ठीक है, ओके। ओके, यस, अभी वो सब हम लोग सीबीजीवी, 12 ऑर्गन मेरिडियन, है ना, ये सब फर्दर अभी 5 एलिमेंट्स के बाद जानेंगे। ओके, ओके, ठीक है। इस एनर्जी को ऑलवेज जो लोग फील करते हैं, वो लोग टीसीएम की प्रैक्टिस बहुत ही हाई एनर्जी के साथ करते हैं। एक्यूपंक्चर निडल प्रिक करना, है ना,
क्योंकि आप लोग वही सीखने और जानने के लिए बैठे हैं कि कंटिन्यू मैं इसमें एक्सपर्ट होऊंगा, मैग्नेट लगाना उस पॉइंट पे सुजोग ब्योल मेरिडियंस के ऊपर, है ना, टीसीएम प्रोटोकॉल बनाना। लेकिन ये फ्लो है ना इनसाइड कैसे बॉडी के अंदर बहता रहता है फ्लो, इनसाइड फ्रंट की ओर एनर्जी आपके शरीर को कहां से मिलती है? इनसाइड लेग टू आर्म, यस, धरती की ओर से, यस, अर्थ टू स्काई, ठीक है। और यांग साइड हैंड टू फुट, ठीक है। इस तरह से रोटेशन होता रहता है और इसी रोटेशन में गड़बड़ी होती है तो हमारे शरीर के अंदर टीसीएम के 12 2 14 मेरिडियन की एनर्जी क्या डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। और डिस्टर्ब जैसे ही होती है आपके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती है, चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो। ये टीसीएम का रूल है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। अभी इसका नाम है ना इंडिया में हम लोग ट्रेडिशनल क्लासिकल मेडिसिन ऐसा कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये टीसीएम यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के नाम से फेमस है, ठीक है। दोनों बातें ध्यान में रखेंगे। सो समझ में आया कि टीसीएम का बीमारी का रूल क्या है, क्योंकि बीमारी का भी तो रूल पता होना चाहिए ना। बीमारी आई कहां से? एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब हुआ, ओके। अब इसमें पूरा का पूरा हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। क्योंकि जब आप प्रेशर देते हैं उस पॉइंट्स पे, क्योंकि ये बॉडी के पॉइंट्स हैं, ठीक है। मेरिडियंस जो पाथवे है वो बॉडी के अंदर बहती है ना। एक इमेजिनरी लाइंस है ये एनर्जी फ्लो लाइंस। ये फ्लो लाइंस, ये एनर्जी पे जब हम लोग एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर करते हैं उसके लिए हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी जानना जरूरी होता है, जो कि हम लोग फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन जो बेस है हमारा 5 एलिमेंट्स का, पंच तत्व का, जिसमें कि आप लोग यहाँ पे क्षिति जल पावक गगन समीरा, इस बेस को पकड़ के चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग टीसीएम में सिर्फ और सिर्फ अभी गगन समीरा के प्रोटोकॉल पे भी हम लोग चलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग टीसीएम यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन यानी कि चाइना के पंच तत्व को आधार मान करके क्या प्रोटोकॉल्स बनाते हैं और उस एनर्जी पाथवे को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना के, है ना, यहाँ पे समझना आसान हो जाता है जब आकाश के जगह पर मेटल एनर्जी, यस, मेटल एनर्जी हो जाती है, मेटल, है ना। और क्या समीरा की जगह पर यानी वायु तत्व के जगह पर वुड एनर्जी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे मेटल एनर्जी, मेटल एनर्जी किसकी जगह पे आ रही है? आकाश तत्व के जगह पे, क्योंकि यहाँ पर, है ना, क्योंकि यहाँ पर समझना बड़ा आसान हो जाता है कि किस तरह से सारे एलिमेंट्स एक दूसरे को, सारे तत्व एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ओके ओके। ये पंच तत्व में सिर्फ और सिर्फ दो चेंज होता है, ओके। लेकिन यही बेस होगा, ठीक है, बेस हमारा यही होगा। आज हमारा 5 एलिमेंट्स की ही क्लासेस चलेगी, है ना, जो कि अभी पंच तत्व को और भी डिटेल से, है ना, लेंगे आगे का क्लास, है ना, विकास सर लेंगे। तो अभी आप लोग 5 एलिमेंट, जो लोग पंच तत्व को जानते हैं, है ना,
वो उस गोले को बनाएंगे। और जो लोग नहीं जानते वो इस तरह से, मैं बना देती हूँ, वो चक्री जिसे कहते हैं चक्र, है ना, वो बना करके रखेंगे, क्योंकि हम उसी पे आज डिटेल्ड क्या स्टडी करेंगे। ओके, फटाफट अपने कॉपी में बनाएंगे, क्योंकि अगर इसके ऊपर हम लोग बात करने लगे तो हमारा, है ना, खास करके मैं पंच तत्व की बात करने लगूं तो फिर मैं इसके ऊपर कई दिनों तक क्लास ले सकती हूँ। बाकी भी लोग, जब आप लोग भी इसे पढ़ेंगे, अभी विकास सर भी पढ़ाएंगे, तो पता चलेगा कि किस तरह से आप लोग ड्रॉ नहीं करें कृपया इसके ऊपर, है ना, आप लोग इसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं और ड्राइंग को गंदा कर रहे हैं, ठीक है। बाकी लोग, जो लोग नए होंगे वो नहीं समझ सकेंगे सॉरी, तो मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। ओके, आप लोग अपने कॉपी में ड्रॉ कर लिया आपने, और सब लोग कलर्स ऐसे टीसीएम में कलर, है ना, में हर जगह रंगों का अपना महत्व है, टीसीएम में भी अपना, है ना, रंग का महत्व है, रंग से भी हम लोग कलर से भी ट्रीटमेंट करेंगे। सो आप लोग कलर 5 एलिमेंट पंच तत्व का कलर जरूर लेके रखेंगे, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, सॉरी हाँ रेड एंड ऑरेंज दोनों ले सकते हैं, कोई भी, येलो, है ना, ब्राउन एंड ब्लू। ओके, ये मैंने ब्लैक बनाया, ठीक है। और बहुत ही ब्यूटीफुल साइकिल कंटिन्यू चलता रहेगा ये। सो आप लोग इसे क्रिएट करके 1 मिनट का वेट करेंगे और फर्दर क्लासेस कंटिन्यू होगा, ठीक है। सो 1 से 2 मिनट के लिए आप लोग प्रैक्टिस, है ना, 5 एलिमेंट्स के बारे में क्या थिंक करेंगे, तब तक आगे का क्लास लेंगे विकास से, ठीक है। सो स्माइल, थैंक यू। हेलो, अभी सही है आवाज? आवाज क्लियर है आप सभी के पास? ओके। तो टीसीएम का अभी आप जो सभी लोगों ने ऑरिजिन समझा, और मुझे लगता है कि टीसीएम इतना बड़ा चैप्टर है कि उसको ऑरिजिन को समझने में भी काफी समय लग सकता है ना। काफी सारे हिस्ट्री हैं एक्यूपंक्चर के। एक्चुअली में अभी हम लोग जितना भी सीखते हैं, चाहे एक्यूप्रेशर हो, चाहे सुजोक हो, चाहे ट्राइवर्जिन हो, चाहे जितने भी तरह के रिफ्लेक्सोलॉजी हो, जो भी हो, वो सभी कहीं ना कहीं ये टीसीएम एक्यूपंक्चर से ही का ही स्वरूप है। सबसे पहले हम सभी लोग
जो एक्यूप्रेशर नहीं आया था, एक्यूपंक्चर ही आया था। बाद में उसी पॉइंट्स पे एक्यूपंक्चर होना स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले एक्यूपंक्चर ही हुआ था। और शायद हम सभी लोग, कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बोल देगा कि मैं एक्यूपंक्चर नहीं करता हूं, मैं एक्यूपंक्चर नहीं करती हूँ। सबके घर में होता है, शायद पता नहीं था। और उन्हीं सब, हालांकि ये एक पूर्णतः भारतीय चिकित्सा पद्धति थी, लेकिन अलग अलग देशों के बौद्ध भिक्षुओं द्वारा इसको बाहर ले जाया गया और वहां पे इसका डेवलपमेंट हुआ, है ना। और वहां पे लोग इस पे शोध किए, रिसर्चेस किए, और आज दूसरे कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा ये फेमस है। एमबीबीएस जैसा पढ़ाई होता है टीसीएम का, लोग कॉलेज यूनिवर्सिटीज में क्लासेस होता है, और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं बाहर में। लेकिन अब इंडिया में भी ये तेजी से फैल रहा है, और आने वाला समय में जरूर इंडिया में भी इसके बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और हॉस्पिटल भी रन करने वाले हैं। तो टीसीएम एक्यूपंक्चर, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने भी टीसीएम एक्यूपंक्चर को अप्रूवल दिया। हालांकि सभी पद्धतियां काम करती है, लेकिन टीसीएम एक्यूपंक्चर जो है वो फिजिकली भी हमें दिखाई देता है, फिजिकली भी हम ट्रीटमेंट कर पाते हैं। जैसे सुजो क्रायोजन मेटाफिजिकल ट्रीटमेंट है। हम लोग रिजल्ट तो बहुत अच्छा लाते हैं, लेकिन जिसको रिजल्ट आ जाता है, जो व्यक्ति ठीक हो जाता है, कभी कभी उसको ही बिलीव नहीं होता है, पता नहीं कैसे ठीक हो गया, है ना। क्या कि इधर कलर लगाए, लगता है कि मन का वहम हुआ, मैं क्या ठीक तो हो गए हैं, लेकिन पता नहीं ठीक हो। तो अभी तो ठीक लग रहा है, बिल्कुल ठीक है, पेशेंट 100% ठीक है, फिर भी बोलेगा पता नहीं ठीक तो लग रहा है, अभी देखते हैं ठीक रहता है कि नहीं रहता है। लेकिन टीसीएम एक्यूपंक्चर में जब बॉडी पे निडल लगता है, सिर पे निडल लगता है, हाथ पे निडल लग रहा है, पैर में आधा घंटा बंदा लेटा हुआ है, 2-4 मशीन के पॉइंट्स लग जाते हैं, है ना, व्यक्ति लेटा और लगता है कि अब कुछ हो रहा है ना। तो उसके बाद फील करता है कि हाँ, ना। तो गवर्नमेंट को भी क्या चाहिए, वो फिजिकल दिखना चाहिए, सामने में दिखना चाहिए क्या चल रहा है, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कलर लगा करके भेजते। तो कभी कभी क्या होता है कि हम सभी लोगों को पता होता है, हमें पता होता है कि ये इस पेशेंट को हम कलर लगाएंगे, हाँ इस पेशेंट को हम ट्रायोजन से प्रोटोकॉल लगाएंगे और कलर के 2 डॉट्स लगाएंगे, पेशेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं लगाते हैं, क्योंकि सामने वाला पेशेंट को कलर पे बिलीव ही नहीं है थोड़ा भी। वो पता चला वो अच्छा लगता है, इसको नहीं आता है इसलिए कलर लगा दिया, लगता है कुछ ऐसे ही जादू टोना करके चला गया, लगता है कुछ जादू टोना हो गया करके चला गया, कुछ आता होता नहीं है। लेकिन जब हम उसको लिटाएंगे, है ना, उनसे नापेंगे, उसमें निडल इंसर्ट करेंगे, कुछ स्टिमुलेशन लगाएंगे, तो लगेगा कि लोगों को कुछ हो रहा है। इसलिए शायद गवर्नमेंट ने भी इसको मान्यता दिया है। और आने वाले समय में टीसीएम एक्यूपंक्चर जो सभी स्टेट में वैलिड होने वाला है, वहां पे भी इसका एग्जाम जल्दी स्टार्ट हो सकता है, अप्रूवल मिल सकता है, क्योंकि रास्ता खुल गया है, रास्ता खुल गया महाराष्ट्र से, इसका रास्ता खुल गया है। हम सभी लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। तो टीसीएम एक्यूपंक्चर इंडिया का ही पद्धति है ना। कैसे है, कैसे मानते हैं आप सभी लोग इंडियन कल्चर है, इंडियन का है ये। भले ही ये टीसीएम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के रूप में जानते हैं लोग इसको, लेकिन है ये पूर्णतः इंडियन एक्यूपंक्चर सिस्टम। कैसे, आप सभी लोगों के पास है कुछ हिस्ट्री, आप लोगों के पास कुछ है कि ये एक्यूपंक्चर जो था ना, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर इंडियन था, और क्यों था? हाँ देखिए, प्रवीण कुमार जी ने आंसर दिया, महाभारत टाइम से। अच्छा, महाभारत टाइम से, ओके। हाँ पंच तत्व बेस है, ओके, वेरी नाइस। और हम सभी लोग आज देखे होंगे महिला लोगों को कान नाक छिदाने, यहाँ के पहले पहले के पुरुष लोग भी छिदाते थे, है ना। बाद में हो गया कि नहीं ये महिला का है, तो सिर्फ महिला लोग छिदाते थे, लेकिन अब तो फिर से पुरुष लोग भी छिदाने लगे, है ना। बीच में बंद हो गया था, लेकिन अब लोग, पहले लोग, ये ट्रीटमेंट का पार्ट था, है ना, ट्रीटमेंट का पार्ट था। लेकिन अब जो है ना, लोग इसको क्या करते हैं, शौक से करवाते हैं। उनको पता नहीं होता है कि ये छेद जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है ना। ब्रेन को बैलेंस करेगा कि उसमें वो कान वाला लटकेगा ना, ये नाक में जो छेद हो रहा है वो कुछ एक्यूप्रेशर हमारे हार्ट को हेल्दी रखेगा, हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखेगा, या फिर शौक से लगाया जा रहा है, और लेफ्ट साइड में ही लगाया जा रहा है। तो सभी के कहीं ना कहीं बहुत ही साइंटिफिक, हम सभी लोग देखते हैं पहले के लोग बहुत ज्यादा ही ये सब करते थे। जब ठीक से लोग कपड़ा नहीं पहन पाते थे,
जिस समय ठीक से लोग कपड़ा नहीं पहन पाते, उस समय से ये प्रचलन है कान नाक आंख छिदाने का, जो ये पहनने का, जेवर पहनने का जो सिस्टम था वो उस समय से है। और ये कैसे हुआ था, क्या इससे भी चाइना वगैरह में क्या किसी किसी बुक्स में मिलेगा एक्यूपंक्चर का हिस्ट्री, कि जब आदि मानव जब थे, है ना, तो जो उनको लोगों को जब किसी किसी जंगल में रहा करते थे वो लोग, और किसी किसी पहाड़ से पत्थर से जब टकराते थे, है ना, तो टकराने के बाद जो पंचर हो जाता था, ब्लडिंग होता था। तो ब्लडिंग जब होता था किसी किसी जगह से, तो वहां उनको उससे पहले अगर किसी तरह का किसी को स्किन का प्रॉब्लम था या फिर कुछ भी वैसा दिक्कत रहता था, तो वो सॉल्व हो जाता, ठीक हो जाता, कहीं कहीं प्रेस करने से, है ना, 10 बार लगा तो कहीं पे कोई पॉइंट पे ऐसा भी लगा जो आपके बॉडी के हेल्पफुल था। तो लोगों को धीरे 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 ज्ञान होता गया, अच्छा यहाँ पे लगा था, उस दिन से मेरा ये प्रॉब्लम ठीक है। जैसा कि हम सभी लोग भी अभी भी करते हैं, गांव में बच्चे लोग क्या करते हैं, कट कुट गया तो क्या करते हैं, उस पे मिट्टी छिड़क देते हैं, उनको पता नहीं होता, बोलते हैं मिट्टी छिड़क देंगे ठीक हो जाएगा। गांव में होता है ना, अभी भी चलता है वो सब सिस्टम होता है। तो बहुत सारे चीज हैं जो लोग एक्सपेरिमेंट के हिसाब से यूज करते रहते, तो उस समय भी एक्सपेरिमेंट चला करता था, और धीरे 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 वही उसी को लोग ट्रीटमेंट का पार्ट बनाते गए, फिर जानबूझ करके फिर छिदाने का काम हुआ, और आप बाद में वही जो डेवलप कर करके, है ना, डेवलप करके एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर के रूप में आया आप सभी के पास। और आज हम सभी लोग उसी पुराने चिकित्सा पद्धति का पार्ट्स बनने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जो पुरातन काल से चले आ रहे हैं, जो आपने रामायण में महाभारत में बहुत सारे चीजों में आप सभी लोगों ने सुना हो। अच्छा, रामायण के समय में पंचतत्व का ज्ञान सभी लोगों को था, एक्यूप्रेशर नहीं पढ़े थे, एक्यूपंक्चर नहीं पढ़े थे, है ना, लेकिन आप सभी लोगों ने देखा हुआ कि रामायण और महाभारत के समय एक तरफ से जब कोई जब बाणों की वर्षा करते थे, तो आग जब फेंकते थे, तो दूसरे तरफ से एक व्यक्ति क्या करता था, पानी का तीर मारता था, जिससे कि वो पानी का वर्षा था ना, तो आग को पानी से शांति। तो पंच तत्व से लड़ाइयां भी पहले जो होती थी, पहले का जो लड़ाई भी होता था वो पंच तत्व से ही होता था, आग पानी हवा, कोई तीर से हवा निकलता था, किसी से कुछ निकलता था, ऐसा ऐसा करके युद्ध भी होता था पंच तत्व से। तो हमारे शरीर में भी वही सिस्टम है, हमारा शरीर में भी बीमारियां दो तरह से होती है ना। ऐसे तो जो ट्रैवलिंग वाले लोग हमको पता है कि 4 तरह से होती है ना, लेकिन तभी अभी हम लोग टीसीएम में हैं, इसलिए 2 तरह से हो सकती है। एक किस तरह से होगा, एक हमारे जो खान पान का जो इशू है, जिस तरह से हम खान पान रहन सहन होता है, जिस तरह के हम वातावरण में रहते हैं, है ना, उस तरह का हमारा बॉडी हो जाता है, और उससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और एक बीमारी जो होता है वो हमें बाय नेचर से मिलता है ना, हेवनली एनर्जी, जो हम बाय बर्थ हमारे पास जन्मजात एनर्जी, जो जन्म से ही हमें पता नहीं होता है, हमारा ऑर्गन कमजोर होता है, हमारा सिस्टम कमजोर होता है, हमारा बॉडी पार्ट्स कमजोर होता है, और वो धीरे धीरे नो वॉइस, वॉइस नहीं है, वॉइस तो सही होगा, वॉइस सही है ना, ओके। तो हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं वो 2 तरह से होती हैं, एक हमारे खान पान से, है ना, रहन सहन से, जिसमें हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट सभी टीसीएम में वो सभी आ जाते हैं, है ना, और दूसरा जो हमें हेवनली एनर्जी, हेवनली एनर्जी जो कॉस्मोस से हमें प्राप्त होता है, वो उसके इनबैलेंस के कारण होता है। और एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर हमारे शरीर के बायो एनर्जी पे काम करता है। बायो एनर्जी, इंडिया में इसको बायो एनर्जी बोलते हैं, जो टीसीए में उसको ची एनर्जी के रूप में हम लोग जानते हैं, ची एनर्जी, है ना। अगर आप योगा करते हैं तो प्राण वायु जिसको बोलते हैं, प्राण वायु, है ना। अगर एक्यूप्रेशर में उसी को बायो एनर्जी भी जानते हैं, ची के रूप में जानते हैं, वाइटल फोर्स के रूप में जानते हैं। तो ये सभी एनर्जी के पे ही एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर काम करता है। और ये ची एनर्जी हमारे बॉडी में, ये ची एनर्जी भी हमारे बॉडी में 2 तरह से काम करता है। एक हम ची एनर्जी, इसको हम लोग लिख लेते हैं, बायो एनर्जी। एक्यूप्रेशर जो है वो इस बायो एनर्जी को कंट्रोल करने की पद्धति है। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर
अच्छा, कितने लोग एक्यूपंक्चर का कोर्स करने के लिए ज्वाइन किए हैं, कितने लोग एक्यूप्रेशर का कोर्स ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन किए हैं, कितने लोग इस ग्रुप में जो एक्यूप्रेशर सीखना चाहते हैं, और कितने लोग हैं जो एक्यूपंक्चर सीखना चाहते हैं? और कितने लोग हैं जो मैग्नेट थेरेपी सीखना चाहते हैं? एक्यूपंक्चर सीखना चाहते हैं, ओके। कितने लोग हैं कलर थेरेपी सीखना चाहते हैं? सब सीखना चाहते हैं, ओके। तो एक आया था आंसर, एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर सीखना चाहते हैं, है ना? तो ये जो चाहे एक्यूपंक्चर हो, चाहे एक्यूप्रेशर हो, चाहे मैग्नेट थेरेपी हो, चाहे कलर थेरेपी हो, चाहे सीड्स थेरेपी हो, है ना, ये सभी जो हैं ये हमारे बॉडी के बायो एनर्जी, जो प्राण वायु है, इसी को कंट्रोल करने का काम करता है। और ये जो बायो एनर्जी है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सुपरफिशियल बायो एनर्जी, सुपरफिशियल बायो एनर्जी, और एक होता है डीप बायो एनर्जी। दो तरह के बायो एनर्जी होते हैं हमारे बॉडी में, सुपरफिशियल बायो एनर्जी एंड डीप बायो एनर्जी। और ये हमारे बॉडी में निश्चित मात्रा में, निश्चित गति से हमारे शरीर में प्रवाहित होते रहते हैं। और इसका जिस तरह से जैसे आप देखे होंगे रेलवे का ट्रैक होता है ना, ट्रैक, रेलवे का ट्रैक हो गया या फिर मेट्रो का ट्रैक हो गया। मेट्रो का ट्रैक का बहुत सारा स्टेशन जो है या जंक्शन जो है वो नीचे ही ग्राउंड में होता है, बहुत सारा ऊपर में आ जाता है ना, डीप में रहता है, और कभी वो सुपरफिशियल ऊपर चला आता है कहीं कहीं पे, किसी किसी जगह पे। तो डीप में गया वो क्या हो गया, डीप बायो एनर्जी हो गया, जो ऊपर आ गया क्या हो गया, सुपरफिशियल बायो एनर्जी। तो हमारे शरीर में भी ये जो बायो एनर्जी है ना, वो अभी जो मेरिडियन के बारे में प्रिया जी बता रहे थे आप सभी को, उसी मेरिडियन में प्रवाहित होते रहते हैं, और वो एक निश्चित गति से, निश्चित दिशा से प्रवाहित होते रहते हैं, है ना। ये दोनों डीप बायो एनर्जी और सुपरफिशियल बायो एनर्जी, ये दोनों हमारे शरीर में निश्चित गति से, निश्चित स्पीड से, एक निश्चित दिशा में निरंतर प्रवाहित होते रहती है। इस प्रवाह में, इसके प्रवाह में अगर एक्सेस कंडीशन हो जाए, एक्सेस कंडीशन, सपोज इसका प्रवाह जो है दोनों का ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल प्रवाह है, अगर इसका 100% इसका एक हम लोग अपना मापदंड रखते हैं 100, तो ये हमारा 100 है, तो ये नॉर्मल हो गया, है ना, नॉर्मल। अगर नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा हो गया, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा हो, तो इसी को एक्सेस कंडीशन बोलते हैं। एक्सेस कंडीशन मतलब प्रवाह वायु का प्रवाह बढ़ जाना, और वो जिधर जिधर गुजरता है उधर भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम, ऑर्गन से टच करेगा, किसी टिश्यू से टच करेगा, वहां पे पेन हो सकता है, वहां पे इन्फ्लामेशन हो सकता है, वहां पे दर्द हो सकता है, बहुत तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत तरह का प्रॉब्लम एक्सेस रिलेटेड, बॉडी वार्म हो सकता है ना, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकता है, पल्स रेट हाई हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम जो है एक्सेस कंडीशन स्टार्ट हो सकते हैं, है ना। ये क्या इसका क्या मापदंड हो गया, ये 100 था, ये क्या हो गया 150, 110 प्लस 100 प्लस हमारा एक्सेस कंडीशन हो गया। ये 150 फिक्स नहीं है ना, 100 प्लस जो हो गया वो एक्सेस कंडीशन हो गया। ये 100 चाहिए हमको। जिस तरह से हमारे बॉडी में विटामिन मिनरल्स ये सभी एक निश्चित मात्रा में चाहिए होता है, उसी तरह से ये एनर्जी भी हमारे बॉडी में निश्चित मात्रा में होना चाहिए। एक होता है डिफिशियंट कंडीशन, अगर इसका 100% है
तो क्या हो जाए, क्या होना चाहिए, क्या हो जाता है, ये हो गया है ना अंडर 19 है ना। 100 से अगर माइनस में चला गया तो ये क्या कहलाता है, इस कंडीशन को हम लोग डिफिशियंट कंडीशन बोलते हैं, डिफिशियंट कंडीशन बोलते हैं है ना। ऊर्जा का, प्राणवायु का घट जाना, प्राणवायु का बढ़ जाना, दो कंडीशन। और यहाँ पे एक और कंडीशन होता है, इस प्राण वायु ये जो यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है, इसमें कभी कभी कुछ जमा हो जाने के कारण है ना, हम लोग जो टीसीए में आगे चल करके सीखने वाले हैं, जितना भी थ्योरी में आएगा, जितना भी सीखेंगे हम लोग, उसी में क्या करेंगे, इसी को एक्सेस जो हम लोग सीखेंगे कि कब हम लोग एक्सेस समझेंगे बीमारियों को है ना, कब बीमारियों को क्या सिम्टम्स लेकर के आएगा तो हम डिफिशियंट समझेंगे है ना, तो उसको हम लोग कब बढ़ाना होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टीसीएम में, चाहे सुजोक में, चाहे कुछ भी आप सीख रहे हैं, तो एक्सेस कंडीशन को पहचानना कि कौन सा रोग व्यक्ति लेकर के आ रहा है, किस किस टाइप का रोग लेकर के आ रहा है, तो हम समझेंगे कि ये एक्सेस कंडीशन है। किस तरह का सिम्टम्स लेकर के आ रहा है तो हम समझेंगे कि ये डिफिशियंट कंडीशन है। एंड दो तरह का इस कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन होता है बीमारियों का, ये बीमारियों का काउज है, फर्स्ट काउज एंड सेकेंड काउज, एक्सेस हो जाना प्राणवायु का और डिफिशियंट हो जाना। एंड तीसरा कारण होता है कहीं पे बाधा उत्पन्न हो जाना, मतलब कहीं पे कुछ जमा हो गया या फिर किसी भी कारण से रुकावट है ना, इसको हम लोग स्टेग्नेशन बोलते हैं। स्टेग्नेशन रुकावट है ना, उसमें अगर रुकावट हो जाता है, प्राणवायु बह रहा है और उसमें किसी तरह का कोई बाधा आ गया, कहीं कंप्रेशन हो गया, कुछ हो गया, कुछ जमा हो गया, कुछ गंदगी आ गया उसमें, तो भी वो स्टेगनेंट कंडीशन कहलाता है। और उस कंडीशन में भी उससे रिलेटेड बीमारियां उत्पन्न होती है, जो हम इन दिनों इस कोर्स डिप्लोमा के कोर्सेस में समझेंगे कि किस कंडीशन को एक्सेस कंडीशन बोलते हैं, किस कंडीशन को डिफिशिएंट कंडीशन बोलते हैं और किस कंडीशन को स्टेग्नेशन कंडीशन बोलते हैं। जब इस स्टेग्नेशन कंडीशन जब डेवलप कर जाता है ना, जब कोई नाली में कुछ जमा हो जाता है, जब कोई नाली बह रहा है और कुछ उसमें गंदगी जमा हो जाता है, तो उसको हम लोग स्टेग्नेशन बोलते हैं। लेकिन जब वो जमावट कुछ सड़न हो जाता है, उसमें सड़न हो जाता है, बदबू देने लगता है और वो बढ़ जाता है, तो वो कंडीशन हो जाता है स्टेसिस है ना। तो हम लोग उस कंडीशन में भी बीमारियों को ना समझेंगे कि किस कंडीशन में स्टेटिस हो जाता है और उसको कैसे हम लोग, और किस मेडियन के स्टेटिस से एक्सेस से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, किस मेडियन के डिफिशियंसी से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, किस मेडियन के स्टेग्नेशन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और किस मेडियन के प्रॉब्लम से क्या क्या स्टेसिस के कारण कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकता है। और एक प्रॉब्लम होता है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रावेक्शन। कॉन्ट्रावेक्शन सपोज इस, मैंने जैसा कि बताया आप सभी को कि हमारे शरीर में एनर्जी का फ्लो एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होते रहता है, निश्चित दिशा में। जैसा कि अभी आप लोगों को प्रिया जी ने बताया, इन मेरिडियन का फ्लो हमारे है ना पैर से ऊपर की ओर हाथ की तरफ जाकर के खत्म होता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो ये एक निश्चित दिशा हुआ कि इन मेरिडियन, एक मेरिडियन है जो इन साइड चलता है, सो नीचे से ऊपर की ओर जाता है ना, वो फिक्स है, वो नीचे से ऊपर ही चलेगा है ना, उसी में एक निरंतर स्पीड से चलता रहेगा। उसमें एक्सेस हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उसमें डिफिशियंसी आ जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, उसमें अगर स्टेग्नेशन हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, उसमें स्टेटिस हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। और उसमें एक प्रॉब्लम होता है सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम था, हमारा फोर्थ प्रॉब्लम था, और एक कंडीशन बन जाता है उसमें कॉन्ट्रावेक्शन, एनर्जी जो है उल्टा चलने लग जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रावेक्शन। कॉन्ट्रावेक्शन है ना, एनर्जी फ्लो का उल्टा बहना। एक्सेस कंडीशन मतलब ऊर्जा का बढ़ जाना है ना, डिफिशियंट कंडीशन मतलब ऊर्जा का घट जाना, कॉन्ट्रावेक्शन मतलब एनर्जी का उल्टा चलना है ना। तो हम सभी लोगों ने बस इतना ही पढ़ना है, हम सभी को कंप्लीट हो गया टीसीएम।
आगे पढ़ना है, इतना ही तो पढ़ना है टीसीएम में। ये मेरिडियंस में भी, सुपरफिशियल बायो एनर्जी में भी हो सकता है ये प्रॉब्लम, और ये डीप बायो एनर्जी में भी हो सकता है ये सेम प्रॉब्लम, है ना। सुपरफिशियल बायो एनर्जी जिसको हम लोग ठीक करते हैं किसके जरिए, मेरिडियंस के जरिए, मेरिडियन सिस्टम के जरिए हम लोग ठीक करते हैं। स्टेसिस, जैसे स्टेगनेशन मैंने बताया ना, स्टेगनेशन में क्या होता है, कोई चीज नाला है और नाला में पानी गंदगी चीज जो भी है वो बह रहा है, निश्चित दिशा में बह रहा है, और जब उसमें वो कहीं पे कोई मोर है या फिर ऐसे भी क्या होता है कहीं पे कुछ जमना, कुछ आकर के अगर कुछ भी थोड़ा 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 करके क्या होता है यहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये कंडीशन हमारा स्टेगनेशन कहलाता है। एंड जब जमते जमते, है ना, जब वो जमते जमते काफी दिन हो जाता है, जब उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे सड़न हो जाएगा, है ना, वहां पे बदबू आने लगता है ना, वहां पे स्मेल हो जाता है, वहां के नर्व्स को, वहां के जो भी चेम्बर्स हैं उसको खराब ब्लॉक कर देता है, कभी कभी तोड़ने का भी ऑप्शन आ जाता है। तो इसका जो डेवलप स्वरूप है स्टेग्नेशन का, उसको हम लोग स्टेसिस बोलते हैं ना। सड़न होना, बदबू होना, ये सब ना, इन सब से भी रिलेटेड हम लोग यहाँ तक पहुंचने में तो अभी तो हम लोग डिफिशियंट और एक्सेस कंडीशन ही सीखेंगे, इसमें ही हम लोग को 1-2 महीना लग जाएगा, है ना, सीखने में। हम लोग स्टेग्नेशन और स्टेसिस में पहुंचते हैं लास्ट में, है ना, उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं स्टेग्नेशन और स्टेसिस को ठीक करते हैं। तो सुपरफिशियल बायो एनर्जी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है वो हमारे मेरिडियंस को ही बैलेंस करके, वो ज्यादातर ऑर्गन क्लॉक सिस्टम, हमारे पास एक सिस्टम है ऑर्गन क्लॉक सिस्टम टीसीएम में, जो आपके सिलेबस में होगा, ऑर्गन क्लॉक सिस्टम। सिर्फ इसको जान करके, है ना, सिर्फ इसको जान करके ही हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं, है ना। ऑर्गन क्लॉक, सुपरफिशियल बायो एनर्जी को ठीक करके हम लोग, जो सुपरफिशियल बायो एनर्जी को हम लोग मेरिडियन सिस्टम, ऑर्गन क्लॉक सिस्टम जान करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब डीप बायो एनर्जी का प्रॉब्लम होता है तो हमें इसका ट्रीटमेंट 5 एलिमेंट बेस से करना होता है। 5 एलिमेंट्स थ्योरी द्वारा हम लोग डीप बायो एनर्जी का ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। तो सुपरफिशियल बायो एनर्जी जिसमें हमें पेन, अचानक से कोई पेन हो गया, मोच आ गया, स्प्रेन हो गया, इस तरह का उल्टी आना, ये लूज मोशन हो जाना, इस तरह का कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है, एक्यूट कंडीशन, जिसमें हम लोग मेडियंस को ऑर्गन क्लॉक सिस्टम के जरिए भी या जनरल सेशन टोनिफिकेशन मेथड के जरिए भी हम लोग उसको सुपरफिशियल बायो एनर्जी को ठीक कर सकते हैं। अभी हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। अच्छा, नहीं दिख रहा? अभी जो हम लोग बात कर रहे थे प्रॉब्लम्स की, है ना, तो ये सुपरफिशियल बायो एनर्जी को हम लोग ऑर्गन सिस्टम द्वारा हम लोग ठीक कर सकते हैं। सुपरफिशियल बायो एनर्जी को हम सभी लोग ऑर्गन सिस्टम्स के द्वारा ठीक कर सकते हैं। ऑर्गन क्लॉक सिस्टम, है ना, जो आप सभी लोग में बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। जो हमारे जो बायो एनर्जी जो होता है, बायो एनर्जी, अभी मैं छोटा सा मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूं, बट इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बायो एनर्जी हमारे बॉडी में लंग्स से स्टार्ट होकर के, है ना, 2-2 घंटे का समय होता है। लंग्स से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन से स्टोमक में जाता है बायो एनर्जी, बायो स्टोमक से स्प्लीन में जाता है, स्प्लीन से हार्ट में जाता है,
हार्ट से एसआई में जाता है, एंड एसआई से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर से किडनी में जाता है, किडनी से पेरिकार्डियम में जाता है, पेरिकार्डियम से ट्रिपल बार्मर में जाता है, एंड ट्रिपल बार्मर से गॉल ब्लैडर में जाता है, एंड गॉल ब्लैडर से लीवर में जाता है, और ये इसका एक निश्चित टाइम होता है, फिर लीवर से लंग्स में जाता है। तो सुपरफिशियल एनर्जी, बायो एनर्जी हमारे सभी ऑर्गन के पास 2-2 घंटे रहते हैं। 24 आवर का डे होता है, और आप सभी देख लोगे कि ये टोटल 12 ऑर्गन है, और सभी ऑर्गन के पास 2-2 घंटे तक बायो एनर्जी रहता है, जिससे वो चार्ज हो जाता है ना, तो चार्ज हो जाता है और वो फुल डे फिर काम करते हैं। 2 घंटे ये में चार्ज हुआ है ना, फिर है ना ये अपना 24 घंटा तक के काम करेगा, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन चार्ज होगा, फिर एनर्जी इसके पास चला जाएगा, तो रोज चार्ज होता है और फिर रोज वो काम करता है। 24 घंटे के लिए एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व हो गया। अब ये पूरा दिन दिन काम करेगा। इसमें भी चार्जिंग में, एनर्जी में भी है ना, कभी कभी क्या हो जाता है, वोल्टेज हाई और लो रहता है ना। वोल्टेज हाई हो गया तो क्या हो गया, जल्दी चार्ज हो गया, या फिर वोल्टेज बढ़ जाता है। कभी कभी तो क्या हो जाता है, एनर्जी एक्सेस हो सकता है, और कभी वोल्टेज कम हो गया तो क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या हो गया, डिफिशिएंट। तो ये चार्ज भी हुआ, तो अगर ठीक से नहीं हुआ, ये चार्ज कैसे, बायो एनर्जी आपकी बॉडी में काम करता है अगर आप ठीक से, आपका रहन सहन रहेगा, है ना, खान पान ठीक से रहेगा, आपका दिनचर्या ठीक से रहेगा, तभी सोने के टाइम में जागेंगे, जागने के टाइम में सोएंगे, है ना, खाने के टाइम पे नाश्ता होगा, नाश्ता के टाइम पे खाना होगा, तो उसका भी एनर्जी गड़बड़ा जाएगा। वो उसी सबसे बायो एनर्जी कहाँ से मिलता है, हमें 2 तरह से मिलता है। एक तो हमें कहाँ से, कॉस्मोस से, है ना, हेवनली कॉस्मोस से मिलता है, और दूसरा कहाँ से मिलता है, अर्थ से मिलता है, जो कि ये बायो एनर्जी 2 तरह से हमें प्राप्त होता है। एक हमारा प्राप्त होता है अर्थ से, अर्थली एनर्जी, जो जिसमें फ्रूट है ना, फल फूल हो गए, एयर हो गया, है ना, इन सब से प्राप्त होता है ना, फूड से प्राप्त होता है। एंड दूसरा होता है कि हमें एनर्जी कॉस्मोस से प्राप्त होता है, हम इस ब्रह्मांड से हमें एनर्जी। तो जैसा कि हम इस ऑर्गन का काम करने का समय बनाया हुआ है, लेकिन आपका भी समय बना हुआ है। बीमारियां क्यों होती है, बीमारियां हम सभी लोग अगर अपने दिनचर्या के साथ गड़बड़ी करते हैं, खाने वाला चीज को खाने का होता है, बट जो नहीं खाने वाला होता है आजकल उसको भी हम लोग खाते हैं, है ना। जो पीना होता है उसको पीना चाहिए, जो नहीं पीने वाला होता है उसको नहीं पीना होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो नहीं पीने वाला होता है उसको स्पेशली पीते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये जो जितना मिलना चाहिए उतना मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी कारण से बीमारी होता है। तो क्या हो जाता है, कभी आपने उससे ज्यादा हैवी एनर्जी ले लिया तो क्या हो जाएगा, लंग्स एक्स्ट्रा चार्ज हो गया, एक्स्ट्रा एनर्जी आ गया लंग्स के पास। कभी हो जाएगा क्या, आपने लो एनर्जी ले लिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में तो हम सभी लोग कभी कभी अपने दिनचर्या के साथ, फूड के साथ जब छेड़छाड़ करते हैं तो एनर्जी इसमें घट बढ़ जाता है। जो इसको चलाने का काम है 24 आवर, लेकिन ये पहले ही यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ही 12 घंटा में ये डिस्चार्ज हो गया, है ना। लंग्स का काम था 24 घंटा तक चार्ज रहना था, लेकिन आपने उसका जो चार्जिंग के टाइम में कुछ इनबैलेंस किया ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं जब हम लोग सोते हैं, जब हम लोग रिलैक्स करते हैं तो हमारे बॉडी को एनर्जी प्राप्त होता है। जब हम लोग खाना खाते हैं, फूड लेते हैं जब हम लोग, और जब रिलैक्स करते हैं तो वो फूड जो है वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। लेकिन क्या होता है, हम लोग करते हैं, एक फूड लेते हैं ना, उसके बाद फिर से दूसरा कुछ मिला तो फिर से फूड ले लेते हैं, कुछ थोड़ा अच्छा थोड़ा सा ये भी मिल गया तो वो भी ले लेते हैं, है ना। हाँ, टाइमिंग बना हुआ है, मॉर्निंग में खाना है, दोपहर में खाना है और रात में खाना है ना, शाम में खाना है, रात में नहीं शाम में खाना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर सिर्फ फूड के टाइमिंग को ठीक किया जाए, फूड, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फूड को ठीक करते हैं। देखिए मेरे पास जो पेशेंट आते हैं तो हम बोलते हैं सबसे पहले आप फूड के टाइमिंग को ठीक कीजिए। अगर आप फूड बहुत अच्छा ले रहे हैं, बहुत अच्छा डाइट प्लान है आपका, है ना, कि आपने कोलेस्ट्रॉल है तो आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना, बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन टाइम पे अगर ध्यान नहीं देना कि कब आपको कितने से कितने बजे तक में नाश्ता कर लेना है और कितना करना है,
कितने बजे से कितने बजे तक आपको लंच कर लेना है ना, और कितना करना है। अगर आपको डिनर कितने बजे से कितने बजे तक कर लेना है और कितना करना है, अगर, है ना, अगर इसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका जो फूड का डाइटिंग जो बहुत ही मतलब डबल क्या 5 गुना ज्यादा एक्शन में काम करेगा। लेकिन आपका डाइट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपका टाइमिंग सही नहीं है तो आपको वो फूड डाइट काम नहीं करता है। समझ सकते हैं इसमें किसका रोल रहता होगा। अगर टाइमिंग बोला जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये बायो एनर्जी जो हमारे ऑर्गन्स के पास होते हैं चार्ज करने के लिए, इसी के लिए बनाया गया है ना, कि उसको रेस्ट मिलेगा तभी वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा बॉडी में, है ना। हम लोग जानते हैं कि फास्टिंग में रहते हैं तो हम वीक हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली फास्टिंग में रहते हैं तो हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, है ना, हमें एनर्जी मिलता है ना। वो एनर्जी सभी बॉडी तक पहुंचाने का, रेस्ट में जैसे ही खालीपन मिलेगा, एम्प्टी होगा, तो एनर्जी जाएगा बॉडी में। पता चला खा रहे हैं, फिर से अभी तो तैयार ही हो रहा है ना, एनर्जी सब जगह भेजने के लिए रेडी होगा, फिर से दूसरे काम में, है ना, उसको फिर से खाने के काम में लगा दी, है ना। वो खाएंगे और रिलैक्स होगा तब वो एनर्जी पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करेगा। अगर आपने फिर से उसको दे दिया तो उसको रेस्ट ही नहीं मिलेगा। जब तक वो रेस्ट नहीं करेगा, जब तक वो उसको फ्री नहीं छोड़ेगा, वो एनर्जी सब जगह नहीं पहुंचाएगा। तो खाने से एनर्जी नहीं मिलता है, कभी कभी नहीं खाने से भी एनर्जी मिलता है। तो टाइम से खाना बहुत ही जरूरी है। और ये टाइम, ये बायो एनर्जी जो आप टीसीएम करेंगे, तो टीसीएम का जब ऑर्गन क्लॉक हम लोग डीप में पढ़ेंगे तो अब समझ में आ जाएगा, अच्छा इतने बजे से इतने बजे तक ही खाना खाना चाहिए था, इतने बजे से इतने बजे तक नाश्ता करना चाहिए था, इतने बजे से इतने बजे तक डिनर करना चाहिए। तो फूड के साथ साथ फूड की टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है बायो एनर्जी को अच्छा रखने के लिए, उस ऑर्गन को हेल्दी रखने के लिए। वो ऑर्गन जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसको एक निश्चित दिनचर्या में इंप्रूव करने के लिए, जिसको जो इनबैलेंस अगर आप ठीक कर लेंगे तो ठीक है, लेकिन पेशेंट अगर सब फॉलो कर लेगा तो फिर आप क्या करेंगे, एक पंचे वाले लोग क्या करेंगे, फिर तो जो भी है सब बंद हो जाएगा। फिर तो जो कुछ लोगों को, है ना, इनबैलेंस लेकिन रहेगा, वो हमेशा लाइफ टाइम चलते रहेगा, क्योंकि नियम बनाए जाते हैं है तोड़ने के लिए। लेकिन हम अपने साथ, अगर आप हीलर बनने एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये टाइमिंग, आप तो स्वस्थ रहेंगे तभी तो दूसरे को ठीक कर पाएंगे। तो आपको ठीक रखने के लिए अपना बायो एनर्जी ठीक रखना पड़ेगा सबसे पहले, बाद में दूसरे को आप ठीक रखेंगे। तो फूड टाइमिंग जो इंपॉर्टेंट है फूड डाइट के साथ साथ, है ना, ये बायो एनर्जी को ठीक रखने के लिए। हम लोग आज बीमारियों के बारे में पढ़ रहे थे, कौन सी बीमारियां, है ना, किस किस तरह की बीमारियां होती है। एक जो बीमारी जो हमारा मेरिडियन के बारे में भी हम लोग जान रहे थे, मेरिडियन पथवे, एक निश्चित दिशा, एक निश्चित गति, है ना। से समझ लीजिए ये रेलवे का ट्रैक है, रेलवे का ट्रैक है ये, जो है ना सभी जगह पे जाती है, किडनी के पास जाती है, जैसे दिल्ली जाता है, हावड़ा जाता है, पटना जाता है, मुंबई जाता है, वैसे ही ये जो पथवे है ये अलग अलग ऑर्गन्स तक एनर्जी पहुंचाता है, अलग अलग टिश्यू तक एनर्जी पहुंचाता है। और सभी में अलग अलग एनर्जियां होती है, किसी में फायर एनर्जी होता है, फायर एलिमेंट्स होता है, किसी में अर्थ एलिमेंट होता है, किसी में, हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे। ये एनर्जियां इसमें आती कहां से है? एक तो हम सभी लोगों ने कहा फूड से, है ना, फूड से जो हम लोग इंटेक किए उससे एनर्जी मिला, और दूसरी एनर्जी कहां से मिलता है, हमने बात की थी कॉस्मोस से, है ना, प्राप्त होता है, कॉस्मोस प्राप्त। तो आप सभी लोगों को पता होगा इस सभी मेरिडियन में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, है ना, जगह जगह पे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं बहुत सारे। किसी में 10 पॉइंट होता है, किसी में 20 पॉइंट होता है, किसी में 67, किसी में 44, किसी में 45, है ना, पॉइंट्स होते हैं। और ये जो पॉइंट्स भी जो हैं वह एक कॉस्मोस से एनर्जी रिसीव करते हैं वहां पे, ना, रिसीव करते हैं। तो इसमें भी ब्लॉकेज आ जाने के कारण, सपोज ये रिसीव करने का एनर्जी है, यहाँ पे रिसीव करता है ना, कॉस्मोस से यहाँ पे एनर्जी रिसीव हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी रिसीव हो रहा है, लेकिन ये ब्लॉक हो गया, ये एनर्जी रिसीविंग बंद हो जाता है। तो हम सभी के पास वो पॉइंट्स पता होता है, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पता होता है कि अच्छा ये इस तरह का सिम्टम्स मिल रहा है
तो इस सभी का अलग अलग है ना, सपोज ये इस पॉइंट का कोई नाम है ABCD कुछ भी है ना, हम लोग जानेंगे सभी पॉइंट के सभी पॉइंट ABCD नहीं है ना, सभी पॉइंट्स के सभी के नाम जानेंगे, सभी के फंक्शंस जानेंगे, सभी का परफेक्ट लोकेशन बॉडी में जानेंगे, सभी पॉइंट्स पे निडल कैसे इंसर्ट किया जाता है वो जानेंगे, बॉडी में कैसे इंसर्ट किया जाता है, बॉडी में कैसे प्रेशर दिया जाता है, बॉडी में कैसे स्टिमुलेशन किया जाता है, उसको ब्यूल मेडियन में भी सभी मेडियन को हम लोग कैसे टोन कर सकते हैं, सेडेट कर सकते हैं, एक्यूपंक्चर कर सकते हैं, सभी हम लोग सभी चीजों को बारीकी से एक एक पॉइंट को है ना हम लोग इस कोर्सेस के दौरान हम लोग सीखेंगे। तो ये एक एक जो पॉइंट्स हैं जो कॉस्मोस से एनर्जी रिसीव करते हैं और उसमें ब्लॉकेज आने के कारण किसी तरह से है ना वहां पे बंद हो जाने के रोम छिद्र बंद हो जाना या किसी भी कारण से वो एनर्जी रिसीव करना बंद हो जाता है, हम लोग उसी पॉइंट पे क्या करते हैं निडल इंसर्ट करते हैं। जब हम लोग निडल इंसर्ट करते हैं तो क्या करता है तो कॉस्मोस से वो एनर्जी फिर वहां से तेजी से वहां पे देना स्टार्ट कर देता है। जब हम लोग को पंचर करते हैं जिस पॉइंट पे हमें पता होता है कि जब आप कोशिश करेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि अच्छा ये जो पिट्स है ये किस लिए काम करता है, ये पिट्स किस लिए काम करता है, इन्हीं सबको तो सीखना है इन दिनों है ना। सभी मेरिडियन के जो सभी पॉइंट्स हैं क्या काम करते हैं, किस तरह का एनर्जी कौन सा पॉइंट रिसीव करता है, किस तरह का पॉइंट किस तरह का एनर्जी हमारे वातावरण से हमारे पास पहुंचाता है, हमारे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है, सिम्टम्स के आधार पे पहचानते हैं है ना, प्रॉब्लम्स के आधार पे हम लोग उसको। तो एक्यूपंक्चर जब हम लोग करते हैं तो वही वहां पे जो ब्लॉकेज है उसको खोलने का काम करता है और जो कॉस्मोस से एनर्जी है ना उस निडल्स के जरिए उस पॉइंट्स तक पहुंचाने का काम करता है और बीमारियां ठीक होने लगती है। तो कई तरह से बीमारियां आती हैं, हम सभी बॉडी में हम सभी को पता होना चाहिए कि हम लोग निडल क्यों लगाते हैं है ना, बहुत सारे लोग निडल लगाते हैं पता ही नहीं क्यों निडल लगा रहा है। ST36 सिरेट है ना, ST36 पे निडल लगाया, पता नहीं ST36 पे निडल लगाया तो निडल कर क्या रहा है वहां पे है ना, वहां पे किस तरह का एक्टिवेशन कर रहा है। अगर ये चीजें पता होगी आप सभी को तो शायद जितना अच्छा कंसियसनेस होता है उतना अच्छा। एक ही पॉइंट एक व्यक्ति लगाता है, पेशेंट बोलता है 100% ठीक हो गया, एक ही पॉइंट सेम पेशेंट लगाता है 80% ठीक हुआ, एक ही पेशेंट सेम पेशेंट पे लगता है 20% आराम हुआ, सेम पेशेंट पे सेम पॉइंट लगता है और कुछ भी रिलीफ नहीं होता है। कभी कभी डायग्नोसिस की कमी होती है ना, कभी कभी है ना निडल का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रखता है, किस तरह से लगाना है, कितना इंसर्ट करना है, हमारा लाइन सही है कि नहीं सही है। पॉइंट तो सही है, ST36 यहाँ पे है ना, लेकिन आपने लगा दिया यहाँ पे, आपने लगा दिया यहाँ पे तो भी काम नहीं कर सकता है ना। और जितना लेयर पता होगा कि हाँ एक बुक देखा आपने, कोई बुक, बहुत सारे बुक्स है जिसमें हजारों लाखों प्रोटोकॉल्स होते हैं, बट वो गैस हो गया किसी को, अच्छा GB38 सेलेक्ट कर लीजिए है ना, ST45 सेलेक्ट कर लीजिए, ST36 सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसा बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप सेलेक्ट कर लीजिए और हम लोग लगाते भी हैं और हमें रिजल्ट भी मिलता है। नहीं रिजल्ट मिलता है, लेकिन जब आपको पता होगा कि ST36 सेलेक्ट क्यों करते हैं और यहाँ पे निडल लगाने के बाद यहाँ पे क्या प्रोसेस स्टार्ट हुआ होगा, जब हम ST45 लगाए सिलेक्शन किए तो क्यों से 45 का सिलेक्शन किए, तब जाकर के वही पॉइंट्स वही प्रॉब्लम में है ना का रिजल्ट जो है वो डबल ट्रिपल हो सकता है। आप पेशेंट को अच्छे से समझा सकते हैं, आप दूसरे को भी समझा सकते हैं, पहले दूसरे को समझाने से पहले खुद को समझ में आना चाहिए। इसलिए हम सभी लोग जो अभी जो क्लास करने वाले हैं है ना, चाहे वो TCM हो, चाहे सुजोग था, चाहे ट्राइवर्जिन था, हमने आप सभी को हमेशा इंडिपेंडेंट बनाना सिखाया है, बुक पे डिपेंडेंट रहना नहीं सिखाया है। ना ही मैं आगे चल करके कोई प्रोटोकॉल लिखाऊंगा कि आप प्रोटोकॉल नोट करेंगे, हालांकि माना जाता है कि TCM में प्रोटोकॉल लिखा जाता है ना, लिखा जाता है और उसको रट लिया जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग जो भी इस कोर्सेज को ज्वाइन किए उनको रटना नहीं पड़े, वो समझे उस पॉइंट को, एक एक पॉइंट को कि वो पॉइंट क्यों काम करेगा, यहाँ पे जाकर के किस तरह का वो प्रोसेस चल रहा होगा और किस तरह से हमारी बॉडी में वर्क करता है, शायद तो पॉइंट्स का काम करने का क्षमता भी बढ़ जाएगा। तो अभी आज तो हम लोग कुछ क्लास किए नहीं, सिर्फ हम लोग जान रहे हैं
कि हम लोग को सीखना क्या है, पढ़ना क्या है, ट्रीटमेंट कैसे फाइंड करना है। तो आज तो क्लास कुछ हुआ ही नहीं है, पर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आप सभी लोगों को जरूर मिला होगा आज की क्लास से भी। कुछ मिला कि नहीं मिला, कि सिर्फ प्रवचन चल रहा था, कि और देना है कुछ मुझे, कि मैं कुछ दे दूं और पॉइंट लिखवाएं? किसी को कुछ मिला? टीसीएम किसी को लगता है कुछ नहीं मिला? तभी तो कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। नहीं मिला राजकुमार जी, नहीं मिला कुछ? सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे आप कुछ भी कोर्स के लिए, चाहे किसी भी तरह का कोर्सेस हो, हमने तो आप सभी को, बहुत सारे लोगों को टीसीएम का सॉफ्टवेयर दे दिया, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर, और जिन बहुत सारे लोगों के पास होगा, है ना, और वो तो पूरा लगभग 4000 5000 प्रोटोकॉल्स हैं उसमें, और हर विधा से प्रोटोकॉल है टीसीएम के, चाहे वो हिजामा का हो, चाहे वो ऑरिकुलर का हो, चाहे टंग बैलेंस या टून पंचायत कुछ भी हो, लेकिन उसमें लॉजिक नहीं है कि क्यों पॉइंट कर। लेकिन अब जो है ना, वो लॉजिक समझ, वो पॉइंट समझ में आ जाएगा आप सभी को कि अच्छा ये पॉइंट्स यहाँ पे इस पॉइंट का सिलेक्शन इसलिए किया गया है, क्योंकि आप वो सब कुछ सीखने वाले हैं, है ना। टीसीएम तो सीखने वाले हैं ही, टंग एक्यूपंक्चर, टर्न बैलेंस सिस्टम, ग्वासा थेरेपी, ब्लड लेटिंग, कपिंग थेरेपी, स्काल्प एक्यूपंक्चर, है ना, एब्डोमिनल एक्यूपंक्चर, ये सारा कुछ हम लोग सीखेंगे इस कोर्सेस में। तब आपको पता चलेगा अच्छा ये 10 तरह का प्रोटोकॉल क्यों था एक बीमारी में, बैक पेन का 20 तरह का प्रोटोकॉल है, 20 तरह का प्रॉब्लम, 20 तरह का, किसी को कुछ सूट करेगा, किसी को टीसीएम सूट करेगा, किसी को टंग एक्यूपंक्चर सूट करेगा, किसी को टर्न बैलेंस सिस्टम सूट करेगा, किसी को ग्वासा सूट करेगा, किसी को कपिंग सूट करेगा, किसी को मॉक्सिबिशन सूट करेगा, सभी कुछ सीखेंगे। एक अच्छे थेरेपिस्ट के पास सभी तरह का ज्ञान होना जरूरी है, और पॉइंट का कंसिस्टेंस होना भी बहुत ही जरूरी है। तो आप सभी लोग बहुत देर से जो ज्वाइन किए हुए थे, मैं तो थोड़ा विलम्ब से आया था, और भी आप सभी लोगों का शेड्यूल होगा, और कल हम लोग लेकिन टाइम से ज्वाइन करेंगे, है ना, 7 बजे ज्वाइन कर जाएंगे। थोड़ा कल नहीं, थर्सडे को है ना टीटी, है ना, थर्सडे को क्लास है, नेक्स्ट क्लासेस। और आप सभी पास किसी तरह का आज के टॉपिक से रिलेटेड किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, आज के टॉपिक से रिलेटेड या किसी तरह का कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको, आप सभी को अपने तरफ से सेल्फ अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, अनम्यूट कर पा रहे हैं, या फिर स्माइल थैंक यू। आज तो कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं कि कुछ डाउट होगा, कुछ सीखे नहीं, ऐसे ही निकल गया इसमें। टीसीएम बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत अपने, ना ही आपको क्लास को मिस करना पड़ेगा, है ना, एक भी क्लास मिस नहीं करना है, कंटिन्यूअस जो भी लोग ज्वाइन किए हैं कंटिन्यूअस। और बहुत सारे लोग क्या रहते हैं, अच्छा वीडियो देख लेंगे, है ना, वीडियो देखने के चक्कर में नहीं रहना है, क्लासेस लाइवली ज्वाइन करना है ना, टोटल क्लास लाइव ज्वाइन करना है, एक वीडियो के चक्कर में नहीं रहना है, तो फिर गड़बड़ा जाएगा, है ना। ओके, स्माइल थैंक यू, फिर हम लोग मिलेंगे थर्सडे को। मेरे पास वॉइस नहीं आ रहा है किसी का, लगता है। हेलो हाँ सर। बोलिए, हाँ हाँ बोलिए। सर एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में क्या अंतर है? तो एक्यूप्रेशर, देखिए ये एलआई का 4 नंबर पॉइंट है ना, ये एलआई 4 नंबर पॉइंट है, और एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में यही अंतर है कि यहाँ पे निडल लगा दिया तो एक्यूपंक्चर हो गया, और इसी पॉइंट्स को मसाज कर दिया तो ये एक्यूप्रेशर हो गया, बस इतना ही अंतर है। उसी पॉइंट्स को हम सभी लोग बाहर से पंचर करके, बाहर से कॉस्मोस से एनर्जी प्राप्त किए, उसी पॉइंट को हम लोग प्रेशर दे करके वहां का जो ब्लॉकेज था, वहां पे जो स्टेग्नेशन था, स्टेटिस था, जिसके कारण एनर्जी रिसीव नहीं हो पा रहा था, है ना, उस ब्लॉकेज उसको हम लोग प्रेशर से खोलने का काम, बस इतना सिंपल सा अंतर है ना। एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर दोनों एक ही चीज है। अगर आपने एक्यूप्रेशर सीख लिया तो आप एक्यूपंक्चर कर सकते हैं, है ना, एक्यूपंक्चर सीख लिया तो आप एक्यूप्रेशर तो आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ एक्यूप्रेशर सीखा है तो एक्यूपंक्चर करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपने एक्यूपंक्चर सीख लिया तो एक्यूप्रेशर करना बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। किसी भी बीमारी का मेडियन हम लोग कल नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे,
कौन से मेरिडियंस के प्राण वायु के बढ़ जाने से, घट जाने से किस किस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है और उसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग सीखेंगे। सर हेलो सर। हाँ कंचन। हाँ सर। हाँ सर, किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस करने के लिए कौन सा मेरिडियन चूज करना है ये नहीं समझ में आता है सर। क्लासेस तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये अगर तुरंत मैम पूछती हैं कि अच्छा मेरिडियन सेलेक्ट कीजिए, तो हम नहीं कर पाते हैं सर। तो इसके लिए सबसे पहले क्या जानना जरूरी है कि हम तुरंत मेरिडियन सेलेक्ट कर लें और हैंड पे उसको सुजोग थेरेपी के द्वारा उसको ट्रीटमेंट कर लें। तो यही तो बताने के मैंने बताया ना आपको कंचन जी, यही तो हम लोग सीखेंगे ना। अभी तो हाँ। स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो स्टार्ट किए हम लोग फाइंड करेंगे कि किस मेरिडियन को कब किस किस सिचुएशन में किस तरह के प्रॉब्लम में हमें सेलेक्ट करना है, किस मेरिडियन का सिलेक्शन किस प्रॉब्लम में करना है, किस तरह का सिम्टम्स मिले तो हमें कौन सा मेरिडियन का सिलेक्शन। सबसे पहला रूल तो वही होता है मेरिडियन का सिलेक्शन, है ना। जब आप ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो इसके 4-5 लेयर होते हैं मेरिडियन के सिलेक्शन करने के, है ना। जैसा कि एक होता है हमारे पास फ्रंट और बैक टाइप, साइड टाइप मेरिडियन होता है। फ्रंट में प्रॉब्लम फ्रंट टाइप का प्रॉब्लम्स मिलता है तो उसके लिए मेरिडियन होता है। कोई साइड टाइप का प्रॉब्लम होता है उसके लिए मेरिडियन होता है। किसी का बैक बैक टाइप का प्रॉब्लम होता है उसके लिए अलग मेरिडियन होता है। किसी को मॉर्निंग सिकनेस होता है, किसी को डे सिकनेस होता है, किसी को नाइट सिकनेस होता है ना। तो उसके हिसाब से हम लोग मेरिडियन सिलेक्शन करते हैं। एक खास पथवे जो एक निश्चित गति से हमारे किसी जिस 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 सेल जिस ऑर्गेन और जिस बॉडी पार्ट को टच करता है और उस हिसाब से हम लोग मेरिडियन का सिलेक्शन करते हैं। हम लोग पंच तत्वों के अनुसार, पंच तत्वों में जो हमारा वुड फायर अर्थ मेटल वाटर है उसके इनबैलेंस हो जाने के कारण हमें पता होता है इसका वायु तत्व इनबैलेंस है, इसका पृथ्वी तत्व इनबैलेंस है, उसके हिसाब से हम लोग मेरिडियन का सिलेक्शन करते हैं। तो मेरिडियन का सिलेक्शन करने का कम से कम 5 से 6 तरह का लेयर होता है ना। उस लेयर से हमें एक बीमारी के लिए हमें 5 से 6 लेयर होकर के गुजरना पड़ सकता है। तो उसमें से भी 5-6 लेयर में कौन सा परफेक्ट है, यही सब इन कोर्सेस में तो यही सब बताया जाता है। हमने बताया आप सभी को कि हम हमेशा इंडिपेंडेंट बनाना सिखाएंगे आप सभी को, कभी भी प्रोटोकॉल नहीं बताएंगे ना, बताए हैं अभी तक के कोर्सेस में ना। बहुत सारे इस ग्रुप में हमारे स्टूडेंट्स भी रहे हैं, तो हमने कभी प्रोटोकॉल ना बताया है, ना ही हम टीसीए में भी बताने वाले हैं। हम सभी आप सभी को यही बताएंगे कि आप किस प्रॉब्लम में किस मेडियन का सिलेक्शन करेंगे, है ना। और उसका एक मेडियन सिलेक्शन का 4-5 लेयर बताएंगे कि क्या क्या हो सकता है डायग्नोसिस का लेवल, जिससे हम ये परफेक्ट करेंगे कि हमारा लंग्स मेडियन का ही सिलेक्शन होगा, हमारा हार्ट मेडियन का ही सिलेक्शन होगा। उस मेन तो सिलेक्शन होता है, उसके बाद हम लोग पॉइंट्स पे जाते हैं, है ना। सबसे पहले मेडियन का सिलेक्शन, उसके बाद पॉइंट का सिलेक्शन होता है। तो सीखेंगे समय के साथ, सब बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ, मतलब एडवाइस लेना है सर। हाँ, मतलब 6-7 साल का अगर बच्चा है और उसको अगर गर्दन में तकलीफ मतलब दर्द हो रहा है खाली। आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है राजकुमार जी। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, एक 7 साल का बच्चा है, उसका गर्दन में अगर कुछ प्रॉब्लम मतलब दर्द जैसा हो रहा है कभी कभी, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ मतलब आइडियाज? देखिए 7 साल का बच्चा, आप क्या जानते हैं ट्रीटमेंट में राजकुमार जी? हाँ जी सर। आप ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सुजो कुछ जानते हैं? एक्यूप्रेशर थोड़ा सा जानते हैं सर। अच्छा, थोड़ा सा देखिए। हाँ। टीसीएम का पॉइंट्स मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ, है ना, क्योंकि हाँ, हाँ। टीसीएम में बहुत ही फंडामेंटल पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स पकड़ना होता है, और बच्चे पे आप ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूंकि टीसीएम का क्लास है, लेकिन आप बच्चे के लिए परेशान है तो मैं आपको बता दूं कि आप हाँ। जो कोरस्पोंडेंस सिस्टम के अनुसार सिर्फ फिंगर्स पे, है ना, सभी फिंगर के फर्स्ट ज्वाइंट पे, नेल साइड से फर्स्ट ज्वाइंट पे पेन, इस तरह से पेन लेकर के अगर रबिंग करते हैं, रबिंग कर मतलब कि रोल करना, रोल भी करते हैं, तो आपके बच्चे का गर्दन के दर्द में काफी आराम मिल जाएगा, है ना। ओके सर, ओके। ना करते के साथ ही अगर गर्दन स्टिफ होगा, है ना, तो भी आप अगर प्रेशर देते देते ही बच्चे का गर्दन आप पूछेंगे कि वो हल्का हो जाएगा,
है ना, ज्यादा नहीं करना है, बच्चे का स्किन देख के करना है, एक फिंगर में मैक्सिमम 1 मिनट तक करना है, आप 10 फिंगर्स में कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके स्माइल, ओके स्माइल, थैंक यू। कल में हाँ स्माइल, थैंक यू स्माइल, बाय। हेलो हाँ हाँ सर आप वो ट्रायल क्लास ये रखने वाले थे ना वो अपने TCM से क्रॉस क्यों हो महाराष्ट्र जा रहा एग्जाम है? के वहां लिए। से कर दिया गया क्या? सर के पास रख गया। क्या बोल रहे हैं कांता जी? जैसे एवरीवन महाराष्ट्र फाइन है। एग्जाम के लिए आप 5 दिन हाँ, का हेलो। कुछ कोर्स करने वाले थे ना सर? हेलो हेलो कांता जी आपका आवाज मेरे लगता है कि आपने बोला था ना महाराष्ट्र एसोसिएशन की जो बिल्कुल बिल्कुल एक्यूप्रेशर सिखाएंगे, की बिल्कुल एग्जाम है उसके लिए जो बिल्कुल 5 दिन। बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, एकदम बताएंगे। ओके बस वही। वही से हो जाता है। ऐसा कोई बटन है जो सबको अनम्यूट ओके कर देता है स्माइल, ना। थैंक यू स्माइल, नाइस ठीक है स्माइल, हाँ। बाय।